everyone, I am Yusuf, co-founder of Kitex Academy, where we simplify learning for students like you. Welcome to Learn with Yusuf. This is your go-to channel for mastering physics and to make it simple as possible. Okay, without wasting any much of our time, आज का topic है we are going to solve 50 MCQs of your Science A महाराष्ट्र SSC बोर्ड। हम हर एक चैप्टर से 5 क्वेश्चंस लाए हैं उठाकर। आपको बहुत अच्छे से वो चीज क्लियर होने वाली है। जहां पर लगेगा कि कॉन्सेप्ट रिवाइज करने की जरूरत है वहां डेफिनेटली करेंगे, अदरवाइज विल क्विकली डाइव डीप इनटू द क्वेश्चंस एंड हम देखेंगे कि क्या ये मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस हो सकते हैं हमारे बोर्ड्स के लिए। लेट्स सी, चलो विदाउट वेस्टिंग एनी मच ऑफ अ टाइम, द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम ग्रेविटेशन। 5 क्वेश्चन फ्रॉम ईच चैप्टर, 10 चैप्टर्स साइंस ए के, तो 50 हो गए, सीधी बात। द एसआई यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज ओके तो पहली बात तो ग्रेविटेशन कांस्टेंट आपको पता होना चाहिए वो क्या है। F इज इक्वल्स टू जी, पहले तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, राइट। तो ये रहा आपका जी ग्रेविटेशन कांस्टेंट। सो ग्रेविटेशन कांस्टेंट का एसआई यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स हु हैव लर्न फ्रॉम मी दे नो उसे याद कैसे रखना है। नानी माँ दो काजू दो, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, या तो आप न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर ढूंढोगे ऑप्शन में ग्रेविटेशन कांस्टेंट के एसआई यूनिट के लिए, या फिर आप न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2 ढूंढोगे। दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन दिखा तो आप मार्क करके आगे बढ़ोगे। सो हमें पहला आंसर मिल चुका है विच इज न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। फॉर एनीवन हु वांट्स द हिंट हियर, दिस इज योर हिंट। जी इज इक्वल्स टू एफ m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। ये कुछ नहीं किया मैंने, फॉर्मूला को रीएडजस्ट किया है। आप एक बार देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम एट पोल्स, ठीक है, हमें पता है। एंड इट इज व्हाट, देखो ग्रेविटी की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की 2 वैल्यूज है, एक 9.832 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और एक है 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वैल्यू है एट द पोल्स एंड ये वैल्यू है एट द इक्वेटर। अब ढूंढते हैं ऐसी कोई वैल्यू है क्या। सो यस, 9.83 की 2 वैल्यूज दिख तो रही है हमें, लेकिन यूनिट एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होना चाहिए बिकॉज वो एक्सेलरेशन है। सो हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू का आंसर है बी, 9.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Okay, if you want the solving or the hint from here, I can write it for you. So gravity at pole is 9.832 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हो सकता है वो आपको इक्वेटर का पूछ ले which is 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो, मैं सिर्फ एमसीक्यूज मार्क करने नहीं आया हूं यहाँ पे, वो तो मैं आपको डायरेक्टली पीडीएफ भी अपलोड कर देता और आपको आंसर्स मिल जाते, राइट। वो इंटेंशन नहीं है। अब साथ ही साथ क्या पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं वो भी देख लो। एक क्वेश्चन और बन सकता है, ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ विच इज 0। तो ये बन गया आपके 3 पॉसिबल एमसीक्यूज, जिसमें से एक हमने कर लिया। नेक्स्ट, एज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट from the surface of the earth increases, as the height of the object from the surface of the earth increases, value of g becomes, चलो ठीक है। अब जैसे जैसे अर्थ के ऊपर जाओगे वैसे वैसे ग्रेविटी का वैल्यू कम होता जाएगा, ये आपको पता है। लॉजिक यूज्ड इज दिस, सो ग्रेविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइट। सर टॉपिक कहां से उठाया ये आपने, ये वेरिएशन इन जी वाला टॉपिक है, जहां पे वो 3 चीजों के ऊपर जी को 3 बातों से फर्क पड़ता है। देखो सर आपने ऑप्शन तो बताया नहीं, अरे यार भाई ऑप्शन तो ये है ना, द ग्रेविटी द वैल्यू ऑफ जी विल बिकम लेस। सो जी के वैल्यू को 3 चीज से फर्क पड़ता है। पहला, उसको शेप से फर्क पड़ता है, दूसरा उसे हाइट से फर्क पड़ता है, और तीसरा उसे डेप्थ से फर्क पड़ता है। सो ये किसका टॉपिक था, सॉरी ये किसका कॉन्सेप्ट था, ये था हाइट वाले लॉजिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट अ हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड इज। चलो सब फॉर्मूलाज भगाओ, आप लोग को फॉर्मूलाज याद होंगे तो आप ये कर पाओगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है GPE, लिख सकते हो उसे। So gravitational potential energy is nothing but minus gmm upon r plus h। अब ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है तो आप मार्क करो और आगे बढ़ो, ठीक है। देखो ये क्वेश्चंस में कुछ भी अंडरस्टैंडिंग है नहीं, आपको फॉर्मूलाज याद रखने पड़ेंगे। इतने नजदीक बोर्ड्स के आके अब आप ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट कर नहीं सकते खुद से। नेक्स्ट, द अर्थ अट्रैक्ट्स। अगर आप ढंग से ये लेक्चर सीरीज फॉलो कर रहे हो जहां पे मैंने डायग्राम क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे, तो आपको पता है ये वाला क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया जो अभी आपको दिख रहा है, ठीक है। द अर्थ अट्रैक्ट्स मून विद अ फोर्स ऑफ 10⁻20 न्यूटन, ठीक है। तो अर्थ ने मून को अट्रैक्ट किया है 10⁻20 न्यूटन से, ठीक। अब वो बोल रहा है देन द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ विद अ फोर्स ऑफ, बहुत ऑब्वियस बच्चों को लगता है कि भाई पक्का अगर 10⁻20 न्यूटन से अर्थ ने खींचा है तो मून पक्का उससे कम खींच रहा होगा। नहीं, मून भी उतने ही फोर्स से खींच रहा है। यही तो न्यूटन ने बोला था दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ डेफिनाइट फोर्स, सेम फोर्स। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन जो है वो होगा इक्वल
to 10⁻20, which is your option B. ठीक है, ग्रेविटेशन चैप्टर डन. लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट चैप्टर. अभी बोला है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द क्लोराइड ऑफ एन एलिमेंट X. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. अच्छा, ये पहला वीडियो लेक्चर होगा जहां पे आप लोग को थोड़ा कम करना पड़ेगा स्पीड, सो प्लीज मेक श्योर. अगर आपको बिल्कुल फास्ट लग रहा है तो आप इसे स्लो कर लो. सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड ऑफ एन एलिमेंट X is XCl. The compound is a solid having high melting point. ठीक है. Which of the following elements can be present in the same group as X? ठीक है. अब मुझे एक बात बताओ, क्या है वो, है ना, क्या लगता है, क्या लगता है, क्या लगता है, बताओ. हाई मेल्टिंग पॉइंट है, सॉलिड है, HCl. अगर आपको बात समझ में आ रही है, एक आपके पास एलिमेंट है HCl करके, बराबर. ठीक है. HCl के ही ग्रुप का एक एलिमेंट है जिसको तुम सोडियम बोलते हो. अरे भाई सवाल समझो, वो बोल रहा है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड ऑफ एन एलिमेंट X इज HCl. मतलब अगर वो बोल रहा है कि ऐसा और कौन सा कंपाउंड है जो कि सॉलिड है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है और जो कि उसी ग्रुप में आ रहा है जिस ग्रुप में ये X है. तो अगर X हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के ग्रुप में कौन आएगा, सोडियम आएगा ना, उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, राइट. आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है. ठीक. सो योर आंसर इज सोडियम. आई होप ये क्लियर हुआ सबको. चलो लेट्स मूव अहेड. ओ भाई साहब, इसको हैंग क्यों ना था अभी. ठीक है, लेट्स सी. ज्यादा दिक्कत तो नहीं देगा ये. ओके, मार्क हो जा भाई. चल, ओके ओके ओके, चल बढ़ते आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले हो जा. हाँ, इन विच ब्लॉक ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर द नॉन मेटल्स प्रेजेंट. अब ये डिस्कस करूं या आता है, कम ऑन यार. इन विच ब्लॉक इज द नॉन मेटल प्रेजेंट. इट इज डेफिनेटली पी ब्लॉक. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम. मत देखो ऑप्शंस, एमसीक्यूज में ऑप्शन बाद में देखे जाते हैं, पहले क्वेश्चन को देख के तुम्हें क्या समझ में आ रहा है घिसो यहाँ पे. तो अगर मैं बोलूं मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, राइट. तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 पहले शेल में, दूसरे शेल में 8, बचा क्या 2. सो 2,8,2. अगर दिखता है मार्क करो, नहीं दिखता है तो नहीं मार्क करना. ठीक है, नन ऑफ द अबव करके आना. 2,8,2. नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर. कम ऑन यार, बोर्ड्स में आया वाला सवाल है ये. सो व्हाट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. इट इज योर ब्रोमीन. कोई और मार्क करके नहीं आना. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन अल्कली मेटल इज. पहली बात तो तुम्हें यह पता होना चाहिए कि अल्कली मेटल कौन से ग्रुप में प्रेजेंट है. सो अल्कली मेटल प्रेजेंट है ग्रुप 1 में. अगर वो ग्रुप 1 में प्रेजेंट है तो आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, बताओ. 1 हुआ ना. अरे भाई ग्रुप 1 में है तो कितना आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन हुआ, 1. तो इसका मतलब ये आंसर इज 1. आई होप सबको समझ में आ रहा है. आई हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 2. माय इंटेंशन इज कि मैं हाफ एन आवर में ही पूरा कंप्लीट कर दूं, सो दैट तुम्हें बोर ना लगे. एमसीक्यू सॉल्व करने यार, ज्यादा दिमाग नहीं फोड़ना है. और ये पॉसिबल एमसीक्यूज है जो कि आ सकते हैं. चलो नेक्स्ट, ऑयली फूड केप्ट आउट फॉर अ फ्यू डेज गिव्स अ बैड टेस्ट एंड अ बैड स्मेल बिकॉज ऑफ. कोरोजन नहीं, मेटल नहीं है वो कि करोड हो रहा है. डिस्प्लेसमेंट नहीं, हीटिंग बिल्कुल नहीं, रैंसिडिटी जिसे खाने को सड़ना बोलते हैं. सो ये आंसर इज रैंसिडिटी. नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लाइम वाटर, कॉमा है यहां पे देखो, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लाइम वाटर टर्न्स मिल्की व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड पास थ्रू इट. तो चलो ना रिएक्शन करके ही देख लो. ये रिएक्शन तो सबको याद है. क्या है कि अगर मैं लाइम वाटर लिखूं विच इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसको हम रिएक्ट किसके साथ करवा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना. ये मैंने एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की थी, फेल हुआ, मैं करूंगा वापस से. सो जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहे हो, आपको क्या मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, राइट. सो ये है आपका. समझ में आया कि नहीं आया, कि नहीं आया, पक्का बताओ. ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा आपको. सो CaCO3 प्लस H2O. सो दिस इज योर कंपाउंड फॉर्म. तो चलो अब मार्क कर लोगे फटाफट या नहीं. कैल्शियम कार्बोनेट इज योर कंपाउंड फॉर्म. नेक्स्ट, व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड इज पोर्ड ओवर जिंक. अगेन मत देखो ऑप्शन. जब ऐसे तुम्हें वर्ड्स मतलब स्टेटमेंट समझ में आ रहा है तो डायरेक्टली रिएक्शन लिखो ना. सो व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड व्हिच इज H2SO4 इज पोर्ड ओवर जिंक. ठीक है. सो विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस फॉर्म. चलो कम ऑन यार, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तुम्हारा, सिंपल. सो ZnSO4 मिलेगा और बाजू में क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस. ठीक है. सो दिस इज योर आंसर. कहां है हाइड्रोजन, है ना. हाँ, ये तो पता चला ऑप्शन में नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीऑक्सीडेंट्स आर यूज्ड टू प्रिवेंट.
क्या चीज के लिए प्रिवेंट कर, लाइक एंटीऑक्सीडेंट क्यों यूज करते हैं हम, क्या चीज प्रिवेंट करने के लिए? फैट्स एंड ऑयल। जैसे दिमाग में आता है एक ही चीज आनी चाहिए, रैंसिडिटी। अब तुम बोलोगे सर रैंसिडिटी तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो बेटा रैंसिडिटी का मतलब ही होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, हवा लगना, जो हम बोलते हैं ना खाने को हवा नहीं लगना चाहिए, ज्यादा टाइम तक खाने को बाहर मत रखो, वो चीज, तो ये ऑक्सीडेशन है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन which will be the last question for this third chapter, the direction, oh okay, हम next chapter पे बढ़ गए, okay my bad, the direction of magnetic field due to electric current is decided by, अब ये है सबसे इंटरेस्टिंग सवाल, बिकॉज यहाँ पे बच्चों को जब कुछ नहीं समझ में आता है तो कहीं पे भी कुछ भी फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, कुछ भी लगा देते हैं। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, जब तक तुम क्वेश्चन में फोर्स ना सुनो, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल मत लिखना। जब तक तुम क्वेश्चन में इंड्यूस करंट ना सुनो, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल मत लिखना। लेकिन अगर तुम सिर्फ ये दो वर्ड सुनो, करंट और मैग्नेटिक फील्ड, करंट और मैग्नेटिक फील्ड, राइट हैंड थंब रूल। अब ये कैमरा में तो आपको लेफ्ट हैंड दिख रहा होगा, मैं दोनों बता देता हूं, जो भी तुमको कैमरा में राइट हैंड दिख रहा है, ठीक है, ये रहा मेरा एक्चुअल राइट हैंड, जो कि मुझे कैमरा में लेफ्ट हैंड दिख रहा है। चलो भंगिस बाद में करते हैं। सो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट इज डिसाइडेड बाय whom? इट इज बाय राइट हैंड थंब रूल। प्लीज ये ट्रैप में मत फंसना, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल बच्चों को बहुत ऑब्वियस लगता है, वही राइट आंसर होगा, नहीं है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कौन सा डिवाइस है वो? जनरेटर। मोटर मत लिख के आना, मोटर में तो भाई इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो मैकेनिकल एनर्जी आएगा ना, ऐसा तो है नहीं मोटर को हाथ से घुमाओगे। सो द डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इलेक्ट्रिक जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज 1 वॉट? सो पहली बात तो तुम्हें पता होना चाहिए व्हाट इज वॉट। इट इज पावर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। ओके एक सेकेंड दो, यहाँ पे पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। वर्क मेजर होता है जूल में, टाइम मेजर होता है सेकंड में। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है सर? यस जरूर है। सो 1 जूल पर 1 सेकेंड इज योर आंसर फॉर 1 वॉट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने ऊपर जहां जहां मुझे लग रहा था वहां वहां कोशिश कर देते हैं डायग्राम बनाने की। ये रहा आपका राइट हैंड थंब रूल वाला लॉजिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल पावर इज, अगेन ऑप्शंस देखोगे पागल हो जाओगे, मत देखो यार ऑप्शंस, ऑप्शन से कुछ नहीं मिलने वाला, आप लोग देखो। अब मुझे मालूम है पावर होता है, पावर के 3 फॉर्मूलाज है, वी आई, पावर का एक फॉर्मूला तो अभी बताया वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। पावर का एक फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर, और पावर का एक फॉर्मूला है वी स्क्वायर अपॉन आर, इफेक्ट्स ऑफ करंट के लॉजिक से, ठीक है, ये चैप्टर के लॉजिक से। ये 3 फॉर्मूलाज हमने ऑलरेडी लिखे हुए। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे पहले तो v ढूंढना है। क्या v दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, सब जगह दिख रहा है। अच्छा v मुझे दिख रहा है न्यूमरेटर में, तो मुझे v न्यूमरेटर में दिखना चाहिए। अच्छा तो ऑप्शन ए में v न्यूमरेटर में है, b में भी न्यूमरेटर में है, और फिर d में भी न्यूमरेटर में। अब यहाँ पे कुछ तो q और t दिख रहा है ना, कुछ तो qt दिख रहा है ना। अब करंट तुम्हें मालूम है, बचपन में बताया था, 9th स्टैंडर्ड बोलते हैं उसको, करंट इज चार्ज अपॉन टाइम, राइट। सो अगर मैं v को v की जगह लिखूं और करंट की जगह अगर चार्ज अपॉन टाइम लिख दूं, तो ऐसा कोई ऑप्शन दिखता है? हाँ सर डी दिखता है, बिल्कुल, वी क्यू अपॉन टी। समझे? कंफ्यूज नहीं होना, क्लियर हुआ ये? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ वायर इज 2 वोल्ट। अब न्यूमेरिकल अपनी कहानी, ठीक है, तो जब भी कुछ ऐसा आता है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 2 वोल्ट। उसने बोला है करंट थ्रू द वायर इज 1 एम्पियर, तो मैंने करंट लिख दिया, करंट कितना है? 1 एम्पियर। अब पूछता व्हाट इज पावर। अरे यार इससे ज्यादा सिंपल लाइफ क्या हो सकती है बोर्ड्स में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो। पावर इज वी आई, वी कितना है 2, आई कितना है 1, आंसर कितना आया 2, 2 क्या वॉट। सो आपका आंसर है 2 वॉट। प्लीज बोर्ड में रिस्क मत लेना, ज्यादा शाणे नहीं बनना, चाहे तुम्हें कितना इजी लग रहा है क्वेश्चन उस टाइम पे, और इजी आएंगे क्वेश्चन, डोंट वरी, आप उस टाइम पे एक बार सॉल्विंग कर जरूर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन? ओके सो मुझे दिख रहा है बहुत ऑब्वियस कि देखो ये तो 2 नहीं है, ठीक है, ये 1 कैलोरी इज 10⁻⁷ जूल, 1 10 कैलोरीज 1 जूल, ये तो ऐसा कुछ तो है नहीं, है ना, बिल्कुल नहीं है। अब मुझे समझ में आ रहा है 2 ऑप्शन, ये बहुत सिमिलर से ऑप्शन लग रहे हैं। सो भाई फंसना नहीं, प्लीज ऑप्शन ए मार्क करके मत आना। 1 कैलोरी होता है 4.18 जूल, बेटा ये लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक में, मुझे पेज नंबर तो याद नहीं है, लेकिन हीट वाले कॉन्सेप्ट पे जो पेज नंबर है वहां पर लिखा हुआ है। सो प्लीज मिस्टेक नहीं करना, ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन बी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हीट इज एब्जॉर्ब। मुझे एक बात बताओ, जब मैं बोलता हूं वर्ड एब्जॉर्ब, इसका मतलब है ना एनर्जी लेना। जब मैं बोलता हूं हीट रिलीज, मतलब एनर्जी देना। तो मुझे एक बात बताओ, कौन दे पाएगा? जिसके पास ऑलरेडी एनर्जी है ज्यादा। कौन ले पाएगा एनर्जी? जिसके पास एनर्जी कम है, ठीक है। सो मुझे समझ में आता है कि अगर हीट एब्जॉर्ब हुआ है तो हो ना हो
ऊपर की तरफ प्रोसेस चला है, मतलब सॉलिड से लिक्विड या फिर लिक्विड से गैस की तरफ गया, ये क्लियर, ठीक है। अब देखते हैं, उन्होंने बोला हीट इज ऑब्जर्व व्हेन वाटर इज कन्वर्टेड इनटू वेपर, वाटर इज कन्वर्टेड इनटू वेपर, यही पहला ऑप्शन राइट है। अरे तुम सोचो ना, पानी वेपर में बनना है तो हीट चाहिए, एब्जॉर्ब करेगा तो वेपर में बनेगा ना, ऊपर जाएगा। तो फिर भी यू नेवर नो, बोर्ड्स में पढ़ लो, नोटिस करो ऑप्शन डी में ऑल ऑफ दीज लिखा हुआ है, तो ये भी तो हो सकता है ना कि बी और सी भी राइट हो। तो पढ़ लेते हैं। उन्होंने बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर इज कन्वर्टेड, ये मैं जनरली बोलता हूं बच्चों को, जस्ट बिकॉज पहला ऑप्शन राइट लग रहा है, फटक से मार्क करके मत आगे बढ़ो, देख लेना आगे के ऑप्शंस। वाटर इज कन्वर्टेड इनटू आइस, नहीं, पानी आइस में जा रहा है तो रिलीज करेगा, एब्जॉर्ब नहीं करेगा। थर्ड, स्टीम इज कन्वर्टेड इनटू वाटर, नहीं, स्टीम अगर वाटर में जा रहा है, सॉरी मतलब नीचे आ रहा है, मतलब रिलीज करेगा, एब्जॉर्ब नहीं करेगा। सो डेफिनेटली आंसर ए ही आपका, ऑप्शन ए ही राइट आंसर है। अभी वाटर इज सच अ सब्सटेंस व्हिच शोज एनिमल्स बिहेवियर इन व्हाट टेंपरेचर रेंज, 0 to 4, ये सभी को पता है। तो देखो वही लिखा हुआ है कि भाई अगर 0 से 4 जा रहा है तो आम जिंदगी क्या बोलती है, 0 to 4 में आम जिंदगी बोलती है कि जो वॉल्यूम है, क्या मैं बोलूं, इट विल एक्सपांड, राइट, फ्रॉम 0 to 4 इट विल एक्सपांड। ये आम जिंदगी की बात चल रही है, पानी की नहीं, पानी की जिंदगी की बात नहीं चल रही है। पानी बोलता है कि लोग एक्सपांड करेंगे 4 to 0 में, मैं क्या करूंगा, कॉन्ट्रैक्ट। तो अब ढूंढो वह ऑप्शन, बिकॉज 0 to 4 बोल रहा है। देखो वाटर इज सच अ सब्सटेंस व्हिच एक्सपांड्स ऑन हीटिंग और कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन हीटिंग, इट इज कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन हीटिंग। बहुत स्मार्ट तरीके से उन्होंने पहला ऑप्शन ही दिया है कि तुम कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है, क्योंकि बचपन से यही पता है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक्सपांड होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज मेजर्ड इन सीजीएस, ठीक है, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ये ना आया तो हीट का क्या चैप्टर किया यार। सो विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम, इट इज कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। जस्ट इन केस किसी को ये पता करना है कि कहां से आया ये, तो मैं आपको डिराइव करके भी दे देता हूं। क्यू होता है एमसी डेल्टा टी, बराबर। अब क्यू का यूनिट होता है कैलोरी विच इज हीट, मास होता है इन ग्राम्स बिकॉज हम सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, सी का यूनिट हमें पता लगाना है, और टेम्परेचर मेजर होता है डिग्री सेल्सियस में। तो अगर आप ये सी मेजर करोगे, नोटिस करो, ये मैं चेंज कर लू, ये जो सी है तो सी आ जाएगा आपका कैलोरी, ये ग्राम, और ये डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाएगा तो ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। दिस इज योर एसआई यूनिट, सॉरी सीजीएस यूनिट फॉर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। नेक्स्ट, एट ड्यू पॉइंट द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज, पहली बात तो ड्यू पॉइंट क्या है, ये वो पॉइंट है जहां पर जितनी हवा की कैपेसिटी है वाटर मॉलिक्यूल होल्ड करने की, उतने ही वाटर मॉलिक्यूल उसने होल्ड करके रखा है। अरे भाई तुम्हारी कैपेसिटी है 40 में से 40 लाना, तुम ला भी रहे हो 40 में से 40, तो कितने परसेंटेज आए, 100% आया ना, मिल गया आंसर, मिल गया आंसर। अब जिनको नहीं समझा वो वापस से सुनो। ड्यू पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर जितनी कैपेसिटी होती है वाटर मॉलिक्यूल होल्ड करने की हवा की, उतने ही वाटर मॉलिक्यूल है। तुम्हारी कैपेसिटी थी 40 में से 40 लाने की, तुम ले आए तो कितना परसेंट आया, 100% ना। तो वही तो बोल रहा है, ड्यू पॉइंट पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगी, 100%। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच इज अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स अ ग्लास स्लैब, वन ऑफ माई फेवरेट चैप्टर्स, बिकॉज यहां पे डायग्राम बनाओगे नहीं तो होगा नहीं कुछ। अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स अ ग्लास स्लैब एट एन एंगल ऑफ 50 डिग्री। अब यहां पे देखो जो गलती होती है वो करना नहीं, तो 50 डिग्री उसने ग्लास स्लैब पे मारा है, नॉर्मल के साथ नहीं बना है। तो ये देखो मैंने अभी तुम्हें बता दिया, ये बहुत बार क्वेश्चन डिस्कस हुआ है। तो 50 डिग्री ग्लास स्लैब के साथ मारा है, तो तुमने पूछा व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, 40 डिग्री, 90 माइनस 50 विच इज 40। आई होप ये समझा, एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के साथ बनता है, और उन्होंने बोला है कि उसने एंगल ग्लास स्लैब के साथ बनाया है। सर व्हाट इफ वो बोलता अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द ग्लास स्लैब एट एन एंगल ऑफ 50 डिग्री विद द नॉर्मल, तो अब 50 डिग्री ही आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होता। यहां पे 40 डिग्री क्यों है समझा सभी को, बिकॉज ग्लास स्लैब के साथ 50 डिग्री है तो नॉर्मल के साथ 40 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम हैविंग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज 1.25। चलो स्टार्ट करते हैं, सॉल्विंग प्रॉब्लम है, इसमें कुछ ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। वापस से वैल्यूज प्लीज मत देखो, कंफ्यूज हो जाओगे। तो गिवन डेटा, वैसे तो ये रफ में ही सॉल्व करना है, सबका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.25। एब्सोल्यूट बोला मतलब सी की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए थी, अगर स्मार्टली बिहेव करोगे तो सी की वैल्यू भी उन्होंने ऑप्शन सी में ही दे दी है। देखो 3 × 10⁸, ये तुम्हारा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है या फिर एयर। अब हमें ढूंढना है v, सो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, n इज इक्वल्स टू c बाई वी। तो n कितना है 1.25 इज इक्वल्स टू c इज 3 × 10⁸ अपॉन v। सो v कितना हो जाएगा 3 × 10⁸ अपॉन 1.25। इफ आई फर्दर सॉल्व दिस विल बिकम 300 अपॉन 125, दोनों जगह पॉइंट शिफ्ट कर दिया, 10⁸। अभी 25 से जाता है क्या ये, अरे यार ये कैलकुलेशंस का को आ जाता है, 25 5 और
भाई साहब 25 फोर्जा होता है 100 बराबर, 25 एट्जा होता है 200 और 25 12 होगा 300। ठीक है, ये 12 आ रहा है, सो 12/5 आ रहा है, सो 5 1.4 आना चाहिए आंसर। अरे भाई साहब इतना बड़ा टोपा हुआ है मेरा। ठीक है, 5 1 5 कितना, 5 4 एक सेकेंड, 1 पॉइंट कहाँ आ रहा है, मैंने बराबर किया कि नहीं किया। ये 300 है, ये 125 है, 25 5 जा 25 1 जा एंड अगर ये 5 बजा तो 25 2 जा बराबर है, 5 1 जा कैंसर, एक सेकेंड, 5 2 जा 10 होता है, 2.4 आंसर है। शिट शिट, घोर बेइज्जती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इफ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, देखो मैं कैसे सोच रहा हूं, इज 3/2, देन उन्होंने पूछा है व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, बताओ क्या होगा, एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास क्या होगा, उल्टा सोचो, विच इज 2/3। इससे ज्यादा सिंपल हो ही नहीं सकती जिंदगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, when a light ray travels from a denser medium to rarer medium, सबके कान में गूंज रहा है, when a light ray passes from a denser medium to rarer medium it bends away from the normal। ऑप्शन पढ़ने की भी जरूरत नहीं, इतने ऑब्वियस है, और आते हैं भाई एमसीक्यूज ऐसे, तुम टेंशन मत लो, तुमने टेक्स्ट बुक वगैरह रीड किया है, वो तुमको वैसे चेक करेगा, डेंसर से रेयर जा रहा है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कौन से क्वेश्चन पे पढ़े भाई हो, 29 पे अभी भी बाकी है 11 क्वेश्चंस। ठीक है, नहीं 21 क्वेश्चंस। नेक्स्ट, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम एयर टू ग्लास एंड स्ट्राइक्स द सरफेस ऑफ सेपरेशन, व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम एयर टू ग्लास, ठीक है, तो एयर से कहां जा रहा है, चलो ये मान लो एयर है, ये मान लो ग्लास है, और स्ट्राइक कर रहा है सरफेस ऑफ सेपरेशन। सरफेस ऑफ सेपरेशन का मतलब वो इमेजिनरी लाइन जहां से हवा और पानी या फिर जो भी दो मीडियम है वो सेपरेट हो रहा है, उनको 90 डिग्री पे हिट कर रहा है, ऐसे ऐसे हिट कर रहा है, ऐसे। तो मालूम है यार ये क्या है, कम ऑन। सो अगर 90 डिग्री पे हिट कर रहा है तो क्या होगा, इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट विल पास विदाउट बेंडिंग, बराबर, कोई बेंडिंग होगा ही नहीं, सीधा लाइट निकल जाएगा। नेक्स्ट, ये चैप्टर नंबर 7 शायद शुरू हो गया। ओके, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f1 एंड 2f1, ओके, देख लेते हैं, ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, चलो सभी को मालूम है, फटाफट, बिल्कुल रिस्क मत लो, भले ही एमसीक्यूज है, तुमसे वो पूछेगा, तुमसे मेहनत करवाएगा, करो ना भाई। तो क्या बोला है कि अगर ऑब्जेक्ट को कहां रखा है तुमने, f1 और 2f1, भले ही तुम्हें कितने आंसर्स याद हो, रटे हुए हो, मत रिस्क लेना, एक बार सॉल्व कर लो तो कोई दिक्कत नहीं, टाइम रहेगा तुम्हारे पास। तो अगर ऑब्जेक्ट को f1 एंड 2f1 के बीच में रखा है, तो रफली मैंने जब बना के देखा डायग्राम, मुझे ये रियलाइज हुआ कि जो इमेज है, ये देखो मैंने शायद ना 2f2 बहुत ज्यादा दूर बना दिया है, तो इसीलिए ये हुआ। ठीक है, तो जो इमेज है वो कहां आ रही है, इट इज कमिंग बियॉन्ड 2f2। ओके, अब नोटिस करो, मैंने ऑप्शन देखे भी नहीं है, मैं तो खाली बना के देख रहा हूं। इमेज बियॉन्ड 2f2 आया है, इमेज का साइज लार्ज है और इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। तो अब पढ़ते क्या बोला है, नेचर ऑफ द इमेज इज फाउंड रियल एंड इन्वर्टेड। नसीब अच्छा है कि पहला ही ऑप्शन था। ठीक है, बाकी सब ऑप्शन यूजलेस, आप पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। 31 पे जाते हैं, which is convex lens of power 5 diopter plus 5, देखो लिखा हुआ है convex lens, focal length positive, power positive, and concave lens with power -3 diopter are placed together, then the combined power would be, come on यार, अगर P1 आपको दिया हुआ है +5 diopter, P2 आपको दिया हुआ है -3 diopter, वो आपसे इफेक्टिव पावर पूछ रहा है, टोटल पावर है ना, then the combined power is, so इफेक्टिव पावर हो जाएगा P1 + P2। अब ये भी अगर सॉल्व कर रहा हूं ना बेटा, और अगर तुम अब भी देख रहे हो और तुमने आगे नहीं बढ़ाया, तो मैं क्या ही बोलूं तुम्हें। ठीक है, 2 diopter is the answer। नेक्स्ट, द परसेप्शन ऑफ डिम लाइट इज कंसर्न विद, देखो अभी तो मैं लाइट बंद नहीं करूंगा, डेफिनेटली पूरा माहौल खराब हो जाएगा, वीडियो वगैरह यहाँ वहां डिस्टर्ब हो जाएगा। द परसेप्शन ऑफ डिम लाइट, तो लाइट डिम है, लाइट ब्राइट है, ये कौन बताता है, 2 सेल्स है तुम्हारे पास रेटिना पर। ठीक है, रेटिना में 2 सेल्स है, एक रॉड सेल, एक कोन सेल। कोन का मतलब ही कलर, तो बात खत्म। अगर कोन का मतलब ही कलर है तो लाइट का मतलब किसका, रॉड सेल। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बारे में कौन बताता है, रॉड सेल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 33, द इंप्रेशन ऑफ एन इमेज लास्ट ऑन द रेटिना फॉर 1/16 सेकेंड। ये पता है कि ऑब्जेक्ट यहां पर है, हटा दूंगा तो उसकी इमेज प्रिंट रह जाएगी रेटिना पे 1/16 सेकेंड तक। इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन बोलते हो, रिफ्रैक्शन बोलते हो, क्या बोलते हो, परसिस्टेंस ऑफ विजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, the substance used to decrease the melting point of alumina in Hall's process। अब अगर तो पढ़ के आए हो Hall's process तो याद है, recent metallurgy। देखो क्या जिप्सम तो क्या है भाई, as far as I know it is, है ना, पीओपी से रिलेटेड है वो जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस से रिलेटेड है। CuSO4 कॉपर सल्फेट है। लाइमोनाइट तुमने पहली बार सुना है, मैं भी पहली बार ही सुन रहा हूँ।
क्रायोलाइट इज द राइट आंसर। सुना था क्रायोलाइट, राइट? सो हॉल्स प्रोसेस में वो सब्सटेंस जो कि मेल्टिंग पॉइंट को रिड्यूस करने के लिए काम आता है वो है आपका क्रायोलाइट। अभी इसका फॉर्मूला लिखना मत बोलना, ठीक है? डैश इज नॉट अ मेटलॉइड, कम ऑन। अच्छा तुम्हें ये समझ, उन्होंने बोला नॉट अ मेटलॉइड, इसका मतलब अगर तुम मेटल ढूंढ लोगे, है ना, मेटल ढूंढ लोगे तो काम हो जाएगा ना। तो सिलिकॉन मेटल तो नहीं है, एंटीमनी मेटल तो नहीं है, जर्मेनियम मेटल तो नहीं है, एल्यूमिनियम मेटल है। तो वही तो पूछ रहा है, इट इज नॉट अ मेटलॉइड, इसका मतलब मेटल ढूंढ रहे बोल रहा था, विच इज एल्यूमिनियम इज योर राइट आंसर। आई होप ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो वी आर गोइंग गुड। 36 पे आ गए। डैश इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। अब आए दिन तुमने यूट्यूब पे ना बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जहां पे सोडियम को पानी के साथ रिएक्ट करवाया जा रहा है, और अपना गलत आइडिया दिमाग में बैठ गया बच्चों के, उनको लगता है सोडियम इज द हाईएस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, बट नो, सोडियम इज नॉट द हाईएस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। पोटेशियम हाईएस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है ना, बिकॉज वो KNA वाला जो सीरीज है, रिएक्टिविटी सीरीज, कैट्रीना वाली सीरीज है ना, उसमें पोटेशियम पहले आ रहा है, विच इज K, ठीक है? सो याद रखना। मैंने एक अलग सीरीज बनाई है, मैं कभी शेयर करूंगा। सिनाबार, किनाबार, सिनाबार, जो भी बोलते हैं इसको, सिनाबार इज एन ओर ऑफ व्हाट? इट इज डेफिनेटली मर्क्यूरी, उसके अलावा किसी का भी ओर नहीं है। एल्यूमिनियम का ओर आपको मालूम है क्या बोलते हैं? बॉक्साइट, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जैसा ना। सो प्लीज डोंट कंफ्यूज दिस। 38 द मेन द बात ही सुन ली मेरी। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बॉक्साइड इज क्या है? अभी भी डिस्कस किया ऊपर के क्वेश्चन में, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बॉक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोमर ऑफ पॉलीइथिलीन, आई गेस गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, पॉलीइथिलीन लिख दिया, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। पॉलीइथिलीन, सुनो ध्यान से। सो जब थैली पॉलीथीन यूज करते हो, उसका जो मोनोमर है वो क्या है ना, यहीं पे हिंट है ना भाई, ये रहा इथीन, बात खत्म। इथीन मार्क करो, खत्म करो, ठीक है? मैं इसका एक छोटा सा एक डेमोन्स्ट्रेशन वो बताऊंगा जरूर। अभी मेरे पास फिलहाल पॉलीथीन तो है नहीं, हम इससे पता लगा सकते हैं। देखो सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कैसे पता लगाते हैं? तो अगर मैं पॉलीथीन को जलाऊंगा, वहां से येलो कलर का फ्लेम निकलेगा और काला धुआं निकलेगा, सूटी पार्टिकल्स जिसे बोलते हैं, एंड वही बताता है दैट पॉलीथीन इज एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच इज इट इज अ मोनोमर। उसका जो मोनोमर है वो क्या है? आपका इथीन है। आई होप ये क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट। एंड ये आपको मालूम है ना कि अगर मान लो ये मोनोमर है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इसका जो पॉलीमर होगा वो n टाइम्स हो जाएगा, जिसको हम पॉलीथीन बोलते हैं। नेक्स्ट, डैश आर यूज्ड फॉर मेकिंग फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स। कम ऑन यार, ईस्टरिफिकेशन का रिएक्शन। ईस्टर्स आर दोस कंपाउंड्स व्हिच प्रोड्यूस फ्रेग्रेंसेस, ओके, खुशबू जिसे हम बोलते हैं। सो ईस्टर्स हम यूज करते हैं, नॉट मच डिस्कशन हियर। द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल क्या है फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल का? OH। क्या है? COOH। कम ऑन, यस बता के जाओ। COOH क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड, बराबर। CHO क्या है? एल्डिहाइड। फिर C डबल बॉन्ड O क्या है? कीटोन, ठीक है? ये सब भी लिख के जाओ भाई, काम आएगा ये सब। जरूरी नहीं है कि मैंने फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल पूछ लिया तो बोर्ड में यही पूछने वाला है, मैं यही तो तुम्हें समझा रहा हूं कि क्वेश्चन की वैरायटी क्या है, इसी में से घूम के फिर आ जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इथेनॉल इज यूज्ड एज एन एडिटिव to increase the efficiency of petrol, such a fuel is called। अब देखो, अभी आए दिन तुम लोग सुन रहे हो ना, जो पेट्रोल पंप से हम जाते हैं तो वहां पे बोलते हैं कि भाई इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल मिल रहा है। सो इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का मतलब क्या? कि हमारे पेट्रोल में हम इथेनॉल डाल रहे हैं, है ना, वही इथेनॉल जो कि स्पिरिट्स में होता है ना, वही जो कि आपके सैनिटाइजर्स में होता है। अभी बहुत जल्द एक वहां पे वीडियो आने वाला है सैनिटाइजर के ऊपर, प्लीज डू, है ना, comment on this, क्या लगता है तुम लोग को? So ethanol is used as an additive to increase the efficiency of petrol and such a fuel is known as ethanol itself। और कुछ ज्यादा नहीं बोलते उसको, ठीक है? ज्यादा कुछ नाम मिला ही नहीं उनको। IUPAC नेम ऑफ, कम ऑन, क्या है? CH3 कितने कार्बन है? 2। मतलब बताओ कितने कार्बन है? 2। मतलब इथ है ना, इथ है ये, इथ, और सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब क्या? एन। सो आंसर है इथेन। ज्यादा सोचो मत यार, यहाँ पे ये सवाल नहीं हुए तो फिर क्या ही हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट चैप्टर। डैश इज अ हाई अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट। सो नेविगेशन हो गया, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हो गया, स्पुतनिक हो गया, ये सब आपके चिंटर पिंटर लोग हैं। मीडियम अर्थ ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट, आपका जो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है जो कि आपके हाई अर्थ ऑर्बिट में घूमेगा, जो कि लाइव चीजें दिखाने के लिए, लाइव टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्टिंग, टेलीकम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। सो हाई अर्थ ऑर्बिट में जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है। Which of the following is the communication satellite of India? बताओ, क्या है कम्युनिकेशन सैटेलाइट? बताओ। इनसेट भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following is a satellite launch vehicle? देखो PSLV एंड GSLV ही सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, उसके अलावा बाकी जितने भी है वो तुम्हारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैटेलाइट है, कंफ्यूज ही होना। जैसे IRNSS, इनसैट, GSAT,
फिर आपका क्या हो गया, IRS, ये जितने भी, ये सब सैटेलाइट्स है, लेकिन जो लॉन्च व्हीकल है, जो जो चीजें लेकर जाती है, जो आपका वाहन है, वो आपके PSLV और GSLV है. सो विच इज अ सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल? इट इज PSLV. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आया था जहां तक मुझे मालूम है, नहीं ना, ये आया हुआ है, यस, ये 2020 में आया हुआ है. 3 मार्क का क्वेश्चन था, जिसमें से थर्ड सब क्वेश्चन था ये. लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट इज बेस्ड ऑन न्यूटन्स डैश लॉ ऑफ मोशन. थर्ड लॉ ऑफ मोशन भाई, एवरी एक्शन फोर्स हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स. नेक्स्ट 48 टू लास्ट क्वेश्चन. आई गेस मैंने वही 30 मिनट्स में करने की कोशिश की, थोड़ा बहुत कटवट होकर आ जाएगा. चलो भंगर से करता हूं. डैश इज नोन एज द पायनियर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्रामिंग. सॉरी, प्रोग्रामिंग बोल रहा हूं, इंडियन स्पेस प्रोग्राम. नील आर्मस्ट्रॉन्ग. इंडिया का था नहीं ना, वो तो चांद पे गया था अमेरिका की तरफ से. दूसरा यूरी गैगरिन नहीं था भाई, रशिया की तरफ से, जिसको हम सोवियत यूनियन बोलते थे उस टाइम पे. वो गया था पहला इंसान स्पेस में. राकेश शर्मा वॉज एन एस्ट्रोनॉट जो कि स्पेस मिशंस में ट्रैवल की पार्टिसिपेट किया था. लेकिन इट इज विक्रम साराभाई हु वाज कंसिडर्ड एज अ पायनियर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम. नेक्स्ट क्वेश्चन, which is probably the second last one. Which of the following, ये कहां हालात और जज्बात बदल गए. ठीक है, ये कोई और चैप्टर का क्वेश्चन यहाँ पे पेस्ट हो गया, नो वरीज. Which of the following is formed when sodium hydroxide reacts with hydrochloric acid? करके देख लो. बचपन का सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर. पानी बना लिया. H और OH से बचा क्या? NaCl. क्या बोलते हैं NaCl को? नमक. इट इज सोडियम क्लोराइड. नेक्स्ट, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव लेंस विद पावर -4 डायोप्टर इज. ठीक है, मैं एक सिंपल सी चीज बताओ, ऑप्शन एलिमिनेट करो. बी और डी तो पक्का नहीं है. क्यों? बिकॉज अगर माइनस में है पावर तो फोकल लेंथ माइनस में ही होगा. चलो कर लेते हैं. तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? पावर इज इक्वल्स टू 1/f. अब तुम्हें पावर दिया हुआ है कितना? -4 इज इक्वल्स टू 1/f. तो f इधर आ जाएगा, 4 इधर चला जाएगा, तो 1 अपॉन मतलब माइनस ये हो जाएगा. सो 1/4 को अगर आप सॉल्व करोगे, आंसर आएगा -0.25 मीटर. एक अच्छा ऑप्शन और आ सकता था, वो लोग 25 सेंटीमीटर भी दे सकते थे, -25 सेंटीमीटर. सो इवन दैट वाज अ करेक्ट ऑप्शन. आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड ऑल द 50 MCQs इन 30 मिनट्स. अब यही दिखते हैं, टाइटल इसी को बना देता हूं. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग टिल हियर. ओके, as usual you know you have to either share or subscribe, definitely not a compulsion, but कर लोगे तो कोई बुरा नहीं हो जाएगा. ठीक है, please do follow our page Kitex Academy on Instagram, on the YouTube as well. We will be posting content over there, as well as you can see the personal handles over there of Learn with Yusuf, and then maybe Ismail, who is the maths teacher. You'll love his teaching as well. Thank you so much.